आज के क्लास में हम लोग अपने क्लास 7th के अंदर साइंस में अपना सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी कि हम लोग अपने क्लास 7th के साइंस को आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और स्टार्ट करेंगे अपने सबसे पहले वाले चैप्टर से। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यहीं से क्लास 7th का आपका साइंस अच्छी तरीके से स्टार्ट होने जा रहा है और जिसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यहाँ से हमारा क्लास 7 का साइंस स्टार्ट हो रहा है। चलिए शुरुआत किया जाए। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का है न्यूट्रिशन इन प्लांट साइंस के अंदर। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये हम लोगों का सबसे फर्स्ट टॉपिक है। इससे हम लोग अपने चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। इन दोनों के बारे में जानेंगे और ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। सबसे पहले समझिए कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए इसमें पहला है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल है प्लांट्स। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का मतलब प्लांट समझिएगा, ठीक है ना। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन अपने से बनाता है, उस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को और जिस तरीके से उन्होंने भोजन को बनाया, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे एग्जाम्पल है सबसे बढ़िया प्लांट अपना भोजन अपने से बनाता है कि नहीं। तो ये जो प्लांट अपना भोजन अपने से बना रहा है ना, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब सवाल है कि सर प्लांट अपना भोजन कैसे बनाता है। ये हम लोग अपने क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं, जिस प्रोसेस का नाम क्या होता था, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से क्लास 6 में पढ़ लिया है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट क्या करता है, सनलाइट के मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड के मदद से, पानी की मदद से, हवा के मदद से, क्लोरोफिल के मदद से अपना भोजन अपने से बना लेता है। तो यहाँ पे प्लांट हमारा एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है क्योंकि ये अपना भोजन अपने से बना लेता है। तो यदि अब आपसे पूछा जाए कि बताइए आप ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से क्या समझते हैं, डेफिनेशन तो आपके सामने है, उसको तो आप पढ़ लेंगे, पता है। लेकिन यदि आपको समझाने के लिए बोल दे कि बताइए इससे आप क्या समझते हैं, तो बताइएगा ऐसा ऑर्गेनिज्म यानी कि ऐसा लिविंग थिंग जो अपना भोजन अपने से बना ले, इस चीज़ को हम लोग कहेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल आपसे पूछे तो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं प्लांट का। क्या एनिमल अपना भोजन अपने से बनाता है? नहीं, प्लांट ही बनाता है। नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसका जस्ट अपोजिट है, ऑटोट्रॉपिक का जस्ट अपोजिट है हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक में क्या है, देखिए the mode of nutrition in which organisms do not make food themselves but take in ready-made foods prepared by the plants are called heterotropic nutrition। heterotropic nutrition में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपना भोजन अपने से नहीं बनाता है बल्कि इसको बना बनाया भोजन मिल जाता है जो कि प्लांट बनाता है। मतलब प्लांट अपना भोजन बनाएगा, जानवर जाएगा उस प्लांट को खा लेगा। तो बताइए हेटेरोट्रॉपिक का एग्जाम्पल क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? एनिमल होना चाहिए, है ना। तो ऑटोट्रॉपिक में आपने ये समझा कि जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन अपने से बना ले उसको हम लोग कह देंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपने ये समझा कि जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन अपने से नहीं बनाता है बल्कि वो दूसरे पे डिपेंड रहता है। किस पे डिपेंड रहेगा? प्लांट पे डिपेंड रहेगा। तो इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोल देंगे, मतलब इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म जो भोजन अपना प्राप्त कर रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग बोल देंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल है आपका एनिमल। तो क्या एनिमल अपना भोजन बनाता है अपने से? नहीं बनाता, बल्कि एनिमल प्लांट पे डिपेंड रहता है। तो ये हमारा हो गया हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो दोनों बहुत सिंपल है, दोनों को याद रखना भी बहुत सिंपल है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन अपने से बना ले, इस चीज़ को कह देंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन अपने से ना बनाए बल्कि उसको बना बनाया भोजन मिल जाए प्लांट का, इस चीज़ को हम लोग बोल देंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक का एग्जांपल हो गया प्लांट, हेटेरोट्रॉपिक का एग्जांपल हो गया एनिमल। बहुत सिंपल है। चले
आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हम लोगों का फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। और क्या फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग पहली बार पढ़ने जा रहे हैं? नहीं, इसके बारे में हम लोगों ने अपने क्लास 6 में भी पढ़ा है ना। थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोगों ने अपने क्लास 7 में भी पढ़ा है। हम लोग यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि आखिर फोटोसिंथेसिस काम कैसे करता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। देखिए, ये हम सबको पता है कि कोई भी प्लांट जो है वो ज़मीन में रहता है, उसको पूरा का पूरा पानी यानी कि वाटर और मिनरल्स यदि वो मिलता है तो कहाँ से मिलता है? मिट्टी से ही मिलता है। और खींचने में कौन मदद करता है? रूट्स करता है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे हो गया कि किसी भी प्रकार के प्लांट को वाटर और मिनरल्स जो मिलता है वो मिट्टी से मिलता है। और वो मिट्टी में वाटर है, मिनरल्स है, लेकिन प्लांट में वो जा रहा है किसके थ्रू? रूट के थ्रू जा रहा है, जड़ के थ्रू जा रहा है। और वही वाटर, वही मिनरल्स जड़ के थ्रू प्लांट में इंटर करता है और वो हर पार्ट में प्लांट के फैल जाता है, चाहे वो स्टीम हो, लीफ हो, हर जगह पे वाटर और मिनरल्स पहुंच जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे ये कहा जा रहा है आपसे कि प्लांट को वाटर और मिनरल्स मिट्टी से मिलता है और उसको वाटर और मिनरल्स को लेने में मदद करता है कौन? रूट्स करता है। और जब एक बार रूट्स के थ्रू वाटर और मिनरल्स प्लांट में चला जाता है तो फिर वो हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है आसान तरीके से। ठीक है, आगे। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। अब यहाँ पे हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ पे बहुत सिंपल लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। हालांकि जब हम लोग किसी भी प्रकार के प्लांट के लीव्स को देखते हैं ना तो पत्ते के ऊपर छोटा छोटा छेद आपको नहीं दिखेगा, लेकिन वही यदि आप माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, यानी कि माइक्रोस्कोप के नीचे आप किसी भी प्लांट के लीफ को रख के देखोगे तो प्लांट का जो लीफ होता है यानी कि पत्ता जो होता है उसके ऊपर ना बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। उसी छेद से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो हर लीव्स के ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं। उसी छेद के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जाता है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। और ये जो छोटे छोटे छेद होते हैं प्लांट जो लीफ होता है, लीफ के ऊपर मतलब लीफ के ऊपर जो छोटा छोटा छेद है, जो होल है, उसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। समझ में आ रही है बात? उसको स्टोमाटा कहेंगे। और उस हर एक छोटे छोटे छेद के पास गार्ड सेल होते हैं। गार्ड सेल का मतलब वह उस होल को बंद करना, खोलना, बंद करना, खोलना, ये किसका काम होता है? गार्ड सेल का होता है। जिस तरीके से आप इसको ऐसे समझिए, जैसे हम लोग अपार्टमेंट को ही देखते हैं तो अपार्टमेंट में एक गार्ड होता है। गार्ड क्या करता है? गाड़ी जाता है तो गेट खोलता है, गाड़ी चला जाता है तो गेट बंद कर देता है। यानी कि उस गार्ड का काम क्या है? गेट को खोलना, बंद करना, खोलना और बंद करना। उसी प्रकार से यहाँ पे गार्ड सेल का काम क्या है? स्टोमाटा, जो कि छोटा छोटा छेद है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टोमाटा बोलेंगे। तो यहाँ पे गार्ड सेल का काम यह है कि स्टोमाटा को खोलना है, बंद करना है, खोलना है और बंद करना है, तभी कार्बन डाइऑक्साइड आराम से अंदर आ पाएगा, फिर वो अपने आप को बंद कर पाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लीव्स के ऊपर जो छोटे छोटे छेद होते हैं, लीव्स के ऊपर जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। और स्टोमाटा को बंद करना, खोलना, ये किसका काम होगा? गार्ड सेल का काम होगा। ठीक है, आगे। हाँ, जब एक बार कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर आ जाता है ना, फिर वो गार्ड सेल अपने आप को क्या करता है? स्टोमाटा को बंद कर देता है। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। आगे बढ़ते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टीम, द ब्रांचेज एंड द लीव्स। अब देखो, हम ये पहले वाले पॉइंट में हम लोगों ने अभी देखा था कि प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल्स किसके थ्रू जाता है? रूट के थ्रू जाता है। और पूरे प्लांट में ना पूरा का पूरा चैनल बना हुआ है। मतलब यदि एक बार वाटर और मिनरल्स रूट के थ्रू प्लांट में इंटर कर गया तो पूरे प्लांट में चैनल बना हुआ है, पाइपलाइन बने हुए हैं,
उसी पाइपलाइन से वाटर और मिनरल्स प्लांट के हर पार्ट तक, हर लीव्स तक, हर टहनी, हर ब्रांचेस तक पानी और मिनरल्स पहुंच जाता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा मतलब ये है कि प्लांट के जो बॉडी होते हैं उसके अंदर बहुत सारे चैनल बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? चैनल बने हुए हैं, यानी कि पाइप बिछा हुआ एक तरीके से। जैसे हम लोगों के घर में सप्लाई वाला पानी आता है तो कैसे आता है? पाइपलाइन के थ्रू आता है कि नहीं? उसी प्रकार से प्लांट में भी चैनल बने हुए हैं, बहुत सारे पाइप बिछे हुए हैं प्लांट के बॉडी के अंदर, उसी से हर पार्ट में वाटर और मिनरल्स पहुंचता है। ठीक है, आगे उसके बाद है दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। मतलब प्लांट के अंदर इतने सारे पाइपलाइन बने हुए हैं जिसके थ्रू ही हर पार्ट तक प्लांट के हर पार्ट तक वाटर और मिनरल्स आसान तरीके से पहुंच पाता है। ठीक है, आगे उसके बाद है द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और ये तो हम लोग बचपन से भी, मतलब बचपन से नहीं, क्लास 6 में भी हम लोगों ने पढ़ा कि लीव्स के पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। पिगमेंट का मतलब हो गया कि लीव्स के पास एक बहुत ही अजीब और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रीन कलर का उसके पास मटेरियल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबस्टेंस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल के वजह से सनलाइट के मदद से प्लांट अपना भोजन बना पाता है। ठीक है, आगे इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करता है, तभी जाकर प्लांट अपना भोजन बना पाता है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज। सिंथेसाइज का मतलब होता है बनाना, प्रिपेयर करना फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ओवरऑल कहने का मतलब हुआ कि प्लांट को वाटर और मिनरल्स मिल जाएगा मिट्टी से, क्लोरोफिल इसके पास पहले से प्रेजेंट रहता है, लीफ में होता है, सनलाइट इसको सन से मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसको हवा से मिल जाता है। इन चारों पांचों चीज़ों को ये मिला के अपना भोजन बनाना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, एक बहुत ही बेसिक सा सवाल हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे, वो ये कि क्या प्लांट अपना भोजन रात में बनाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि रात में इसको सनलाइट नहीं मिलता है। रात में इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, क्लोरोफिल भी इसके पास है, पानी भी मिल जाएगा, मिनरल्स भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सनलाइट नहीं मिलेगा। तो सनलाइट ना मिलने की वजह से ये रात में अपना भोजन नहीं बनाता है। तो प्लांट अपना भोजन कब बनाता है? दिन में बनाता है, जब सनलाइट उसको मिलता है उस समय पे। ठीक है, आगे Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। देखो, कभी भी प्लांट अपना भोजन बनाता है तो वो बनाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी कि जब सनलाइट रहेगा तभी वो बनाएगा। इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब लाइट। तो प्लांट अपना भोजन कब बनाएगा? जब उसको लाइट मिलेगा। इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। आगे, सो क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ओवरऑल यदि अब आपसे पूछा जाए कि बताइए प्लांट अपना भोजन कब बनाएगा, आपका जवाब होना चाहिए कि प्लांट अपना भोजन तब बनाएगा जब इसको क्लोरोफिल मिल जाए। क्लोरोफिल तो खैर इसके पास पहले से होता ही है लीफ में। जब इसके पास क्लोरोफिल हो, सनलाइट हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो और सबसे इंपॉर्टेंट वाटर हो, तो यदि ये चार चीज़ इसको मिल जाए तो प्लांट अपना भोजन बनाना स्टार्ट कर देता है। और इस पूरा प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? फोटोसिंथेसिस बोलोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगला एक छोटा सा टॉपिक है सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें क्या है? चलिए इसको भी हम लोग खत्म कर लेते हैं। यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं किसी को है, आगे बढ़ते हैं। इसमें है देखो, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। चलिए बताइए जल्दी फटाक से, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 71, 78% है। ध्यान रहे, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा यदि कोई गैस प्रेजेंट है तो वो है नाइट्रोजन। मतलब नाइट्रोजन का कोई कमी नहीं है हमारे एटमॉस्फेयर में, 78% है। सोचिए, प्लांट्स कैनॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, लेकिन इसके बावजूद
प्लांट नाइट्रोजन का इस्तेमाल सीधा सीधा करता ही नहीं है। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग है, तो हम लोग बैठे हुए हैं तो सीधा सीधा ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं, दौड़ेंगे तो भी ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर फटाक से आएगा, सोएंगे उस समय भी हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आएगा, मतलब ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं। लेकिन प्लांट, पता है, प्लांट 78% नाइट्रोजन है हमारे पास, लेकिन प्लांट उसका इस्तेमाल सीधा सीधा करता ही नहीं है। प्लांट नाइट्रोजन का इस्तेमाल थोड़ा सा अजीब तरीके से करता है। कैसे करता है उसके बारे में भी समझ लेते हैं। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. एक्चुअली में होता क्या है ना, आप इसको ऐसे समझिए, ये तो हम सबको पता है कि प्लांट कहाँ उगेगा, जहाँ मिट्टी होगा, और मिट्टी में ना एक बैक्टीरिया होता है, मिट्टी में बैक्टीरिया होता है। पहले वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है, समझिएगा ध्यान से। एक बात ध्यान रहे, यदि आपसे पूछे कोई कि बताइए क्या नाइट्रोजन का इस्तेमाल प्लांट सीधा सीधा करता है, डायरेक्टली इस्तेमाल करता है? नहीं करता है। तो कैसे करता है, अब उसको समझिए। प्लांट के जड़ में यानी कि मिट्टी में प्रेजेंट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सबसे पहले इस्तेमाल करेगा नाइट्रोजन को, ठीक है। वो बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देगा ऐसे फॉर्म में कि अब उसको प्लांट इस्तेमाल कर सकता है। मतलब प्लांट के जड़ में क्या है, मिट्टी, और मिट्टी में क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरिया। सबसे पहले बैक्टीरिया इस्तेमाल करेगा नाइट्रोजन का, मतलब नाइट्रोजन को कौन ले रहा है, पहले बैक्टीरिया ले रहा है। अब वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा कि अब नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन अब क्या हो चुका है, एक अच्छे फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब प्लांट उसका इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल, कहने का मतलब हुआ कि प्लांट नाइट्रोजन का इस्तेमाल डायरेक्टली कभी नहीं करेगा, वो किसके मदद से करेगा, बैक्टीरिया की मदद से करेगा। तो बैक्टीरिया पहले नाइट्रोजन को एक अलग ही फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ऐसे फॉर्म में कि प्लांट अब उसको इस्तेमाल कर पाएगा। These soluble forms are absorbed by the plants along with water। और बैक्टीरिया क्या करता है ना, उस नाइट्रोजन को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है कि वो नाइट्रोजन पानी के साथ घुल जाता है। और जब जड़ के थ्रू पानी जाता है प्लांट के अंदर, तो प्लांट के अंदर पानी के साथ साथ क्या चला जाता है, नाइट्रोजन भी चला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेगा, बैक्टीरिया नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेगा, और वो बैक्टीरिया क्या करेगा, उस नाइट्रोजन को ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा कि वो पानी में आसानी से घुल जाए। और जब जड़ के थ्रू पानी जाएगा प्लांट के अंदर, तो पानी के साथ साथ और क्या जा रहा है, नाइट्रोजन भी जा रहा है। इस तरीके से प्लांट जो है वो नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है। आगे बढ़ते हैं। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो इस तरीके से प्लांट नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है, और प्लांट को जितना ज़रूरत पड़ता है नाइट्रोजन का, वो इस्तेमाल इसका इसी तरीके से करता है। तो यदि अब आपसे कोई सवाल पूछे कि बताइए क्या प्लांट नाइट्रोजन का इस्तेमाल डायरेक्टली करता है, नहीं करता है, तो कैसे समझाएंगे आप उसको। सबसे पहले क्या करेगा, जो प्लांट है उसके जड़ में मिट्टी है, और मिट्टी में प्रेजेंट है बैक्टीरिया। तो पहले बैक्टीरिया इस्तेमाल करेगा नाइट्रोजन को, फिर वो बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देगा ऐसे फॉर्म में कि वो नाइट्रोजन आराम से पानी में घुल जाएगा। और जब वो पानी में एक बार घुल गया और रूट के थ्रू जब वो पानी जाएगा प्लांट के अंदर, तो उसके साथ साथ वो नाइट्रोजन भी चला जाएगा। इस तरीके से प्लांट नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है, और जो भी उसको ज़रूरत पड़ता है नाइट्रोजन का अपना, वो पूरा भरपाई कर लेता है प्लांट। आगे, प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट्स ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। और जब एक बार प्लांट के अंदर नाइट्रोजन चला गया, तो उसके बाद वो कार्बोहाइड्रेट भी बनाता है, प्रोटीन भी बनाता है, फैट भी बनाता है। कहने का मतलब जब एक बार उसके अंदर नाइट्रोजन चला गया, तो अब उसका जो मर्जी वो बनाए अपना, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक का नाम होगा हमारा अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग अपने चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे, एक और नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम होगा अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसके बाद फोटोसिंथेसिस के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि आखिर प्लांट अपना भोजन किस तरीके से बनाता है, जिसके अंदर ये हम लोग देखे थे कि प्लांट के पास यदि कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए
प्लांट को सनलाइट मिल जाए, वाटर मिल जाए, मिनरल्स मिल जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट उसके पास क्लोरोफिल पहले से प्रेजेंट है। इन सभी के मदद से वो अपना भोजन बना लेता है और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यहाँ तक हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे और आज हम लोग अपने एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम होगा अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मतलब प्लांट्स में क्या कुछ और अलग तरीके से वो अपना भोजन बना सकता है, क्या वो अपना भोजन किसी और तरीके से प्राप्त कर सकता है, उसी चीज़ के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक का नाम बड़ा सिंपल है, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब हुआ कि क्या प्लांट किसी और तरीके से अपना भोजन प्राप्त कर सकता है या फिर क्या प्लांट अपना भोजन किसी और तरीके से प्रिपेयर कर सकता है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि दीज आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। यहाँ पे दीज नहीं होगा, देयर होगा, THERE कर लीजिएगा। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। देखिए कुछ ऐसे प्लांट होते हैं हमारे आसपास, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पास अपना खुद का क्लोरोफिल नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब पढ़ा था तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्लांट के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है, मतलब एक ग्रीन कलर का मटेरियल होता है जिसके वजह से वो सनलाइट को कैप्चर करता है और अपना भोजन बनाता है। उस ग्रीन पिगमेंट को हम लोग क्या बोलते थे? क्लोरोफिल बोलते थे। तो कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रहे कि 90% प्लांट ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का क्लोरोफिल है, यानी कि ग्रीन पिगमेंट जो होता है वो खुद का अपना उनके पास होता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके पास क्लोरोफिल जैसा चीज़ नहीं होता है। दे कैनॉट सिंथेसाइज देयर फूड। अच्छा, अब जरा एक सिंपल सा बात बताइए, जब हम आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा रहे थे इसके पहले वाले क्लास में, तो हमने आपको बताया था कि प्लांट के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। और हमने बताया था कि क्लोरोफिल का काम क्या है? क्लोरोफिल का काम है सनलाइट को कैप्चर करना। जबकि यहाँ पे बात ये हो रहा है कि कुछ प्लांट के पास क्लोरोफिल होता ही नहीं है। तो अब जरा बताइए, यदि प्लांट के पास क्लोरोफिल रहेगा ही नहीं तो क्या वो सनलाइट को कैप्चर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और यदि प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं है, वो सनलाइट को कैप्चर नहीं कर पा रहा है, तो क्या वो अपना भोजन भी बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आगे, दे यूज द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब सवाल है कि सर यदि प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं है, वो सनलाइट को कैप्चर भी नहीं कर रहा है, वो अपना भोजन भी नहीं बना पा रहा है, तो फिर वो प्लांट जिंदा कैसे रहेगा? मतलब वो प्लांट तो है लेकिन वो अपना भोजन बना ही नहीं पा रहा है, तो वो जिंदा कैसे रहेगा? ये जिंदा रहता है दूसरे प्लांट से भोजन मांगता है, खाता है, तब जाकर ये जिंदा रहता है। मतलब ये बेसिकली हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाता है। हेटेरोट्रॉपिक में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? जो अपना भोजन अपने से नहीं बनाता है बल्कि किसी और पे डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है, और क्लोरोफिल नहीं है तो वो सनलाइट को कैप्चर भी नहीं करेगा। सनलाइट को कैप्चर नहीं करेगा तो क्या वो अपना भोजन भी बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो ऐसा प्लांट हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाता है। मतलब यही प्लांट दूसरे वाले प्लांट पे डिपेंड रहेगा। जो प्लांट भोजन बनाता है उससे अपना भोजन कुछ मांग लेगा ये प्लांट, ठीक है। हाँ, बताते हैं कैसे मांगता है, देखो। अ प्लांट कॉल किस्क्यूटा, जिसको हम लोग अमरबेल भी बोलते हैं, डज नॉट हैव क्लोरोफिल। यहाँ पे एक प्लांट का एग्जाम्पल दिया गया है। साइंस में हम लोग इसको किस्क्यूटा बोलते हैं, लेकिन आम भाषा में हम लोग इसको अमरबेल का प्लांट कहते हैं, अमरबेल का पेड़। ये अमरबेल का पेड़ ऐसा पेड़ है ना जिसके पास खुद का क्लोरोफिल होता ही नहीं है। तो ऑब्वियस ये बात है, यदि अमरबेल के पास क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना भोजन भी नहीं बना पाएगा, है कि नहीं। और जब ये भोजन नहीं बना रहा है तो ये डिपेंड किस पे होगा बताओ? दूसरे वाले प्लांट पे डिपेंड होगा। खैर, आगे बढ़ते कैसे अपना भोजन मांगता है, देखो। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। अब ये होता क्या है ना, जिस भी प्लांट पे ये चढ़ जाता है उस प्लांट का भोजन ये प्राप्त कर लेता है। कहने का मतलब हुआ, अमरबेल के पास क्लोरोफिल जैसा कोई चीज़ नहीं होता है, और ये अमरबेल का खूबी ये है कि ये दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ के रहता है, उसको चारों तरफ से घेर लेता है। आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम बहुत अच्छा दिया है। एनसीईआरटी बुक नहीं है तो भी यदि आपके पास कोई बुक है तो उसमें भी साफ साफ ये होगा। असल में होता क्या है ना कि प्लांट के ऊपर इसका पूरा का पूरा फैल जाना एक तरीके से ऐसे फैलता है जैसे उसको ढक लेता है पूरी तरीके से, है ना। तो ये अमरबेल क्या करता है, उसको
मतलब नीचे एक प्लांट होता है, उसको अच्छी तरीके से ऊपर से चढ़ के वो ढक लेता है। उसके बाद यहाँ पे होस्ट क्या होता है समझो, द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड अ होस्ट। अमरबेल जिस प्लांट पे चढ़ेगा उस प्लांट को हम लोग कह देंगे होस्ट। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि आम का पेड़ है, आम के पेड़ पे अमरबेल चढ़ गया और उसको पूरी तरीके से ढक लिया, तो यहाँ पे जो चढ़ा है उसको हम लोग बोलेंगे अमरबेल, और जिस पे चढ़ा है, किस पे चढ़ा, आम के पेड़ पे चढ़ा, तो आम के पेड़ को हम लोग बोल देते हैं होस्ट, HOST होस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। अब देखो होता क्या है, ये जो अमरबेल आम के पेड़ पे चढ़ा, हालांकि यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया गया आम का, वो हम अपने मन से बता रहे हैं आपको कि अमरबेल जिस भी प्लांट पे चढ़ेगा उस प्लांट के लीफ से ये भोजन को सक कर लेता है। सक का मतलब खींच लेता है अपनी ओर, इस तरीके से मिला जुला के काम चलता है। तो अब यहाँ पे बताइए, क्या अमरबेल के पास किसी प्रकार का क्लोरोफिल था? नहीं था। और जिसके पास क्लोरोफिल है ही नहीं तो ये सनलाइट को क्या कैप्चर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और जब ये सनलाइट को कैप्चर किया ही नहीं तो अमरबेल अपना भोजन बना ही नहीं पाता है। लेकिन चूंकि अमरबेल एक प्लांट है तो इसको जिंदा रहने के लिए भोजन तो चाहिए होगा, तो ये क्या करता है, किसी दूसरे प्लांट पे चढ़ जाता है। जिस प्लांट पे चढ़ता है उस प्लांट को हम लोग होस्ट कह देते हैं, और जिस प्लांट पे चढ़ता है उससे अपना भोजन कुछ ना कुछ ये मांग के अपना काम चला लेता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, होस्ट प्लांट मरता नहीं है, बल्कि होस्ट प्लांट अपने भोजन का कुछ हिस्सा अमरबेल को दे देता है, दोनों अपना मिल बांट के काम चला लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। कुछ प्लांट तो ऐसे होते हैं जैसे ही उनमें कोई उसके ऊपर कीड़ा चढ़ा, इंसेक्ट चढ़ा, वैसे वो अपना उसको झपक्का मार के पूरा लपेट लेते हैं अपनी ओर। मतलब आप लोगों ने भी ऐसा कोई प्लांट जरूर देखा होगा जिसमें कुछ प्लांट का हिस्सा ऐसा होता है जो कि थैली जैसा बना रहता है, झोला टाइप, है ना, और उस बीच में भी कोई कीड़ा मकोड़ा गया तो वो प्लांट फटाक से वो झोला बंद कर लेता है और वो इंसेक्ट को अंदर ही अंदर दबा के मार देता है ना। ऐसा प्रकार का प्लांट भी आपके बुक में डायग्राम दिया गया है। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और सम ऑफ अदर कलर्स। इस प्रकार के प्लांट अधिकतर ग्रीन होते हैं, लेकिन ऐसा प्रकार का प्लांट कुछ अलग रंग का भी हो जाता है, जैसे येलो, रेड, इस प्रकार का भी देखने को मिलता है। द पीचर लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पीचर। पीचर यहाँ पे बेसिकली थैली जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, है ना, मतलब एक झोला टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, उसको हम लोग पीचर बोलते हैं। और उसके टीप पे एपेक्स, एपेक्स का मतलब वो राउंड प्रकार का जो घेरा हुआ है उसको हम लोग एपेक्स बोलते हैं। अपने बुक में आप डायग्राम देख सकते हैं। तो होता क्या है ना, इस पीचर मैंने कि थैली जैसे स्ट्रक्चर में जैसे ही कीड़ा आता है वैसे ही ये फटाक से अपना मुंह बंद कर लेता है और कीड़े को अंदर ही अंदर दबा के मार देता है। और मार के करता है क्या पता है, उस कीड़े को मार के उस कीड़े के बॉडी में जितना भी मिनरल्स, प्रोटीन, ये सब होता है, सब कौन इस्तेमाल कर लेता है? प्लांट इस्तेमाल कर लेता है। किस में? हाँ बिल्कुल सही बात है। मतलब इस प्रकार के प्लांट के पास अपना भोजन प्राप्त करने का तरीका ऐसा ही होता है। मतलब ये कीड़े मकोड़ों को मारता है और अपना पेट भर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनसाइड द पीचर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. पीचर के अंदर हेयर जैसे यानी कि बाल जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कीड़ा एक बार जब फंस गया तो उसका बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और वो थैला जब बंद हो जाता है तो फिर कीड़ा अंदर ही अंदर घुट घुट के मर जाता है और प्लांट उसके सारे मिनरल्स, प्रोटीन वगैरह को, कीड़े के प्रोटीन वगैरह को अपने अंदर इस्तेमाल कर लेता है। इस तरीके से वो प्लांट जिंदा रहता है। आगे, द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड इन द पीचर। मतलब उस थैली वाले स्ट्रक्चर में जो कीड़ा एक बार फंस जाता है उसको बहुत अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर लिया जाता है प्लांट के द्वारा। मतलब उसके सारे मिनरल्स, विटामिन वगैरह को प्लांट एकदम सक कर लेता है, मतलब पूरी तरीके से चूस लेता है और पूरा प्लांट का अपना भोजन का रिक्वायरमेंट जो था वो पूरा हो जाता है। ठीक है, आगे। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो जो
प्लांट इंसेक्ट को खाता है उस प्रकार के प्लांट को हम लोग बोल देते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरीके से अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसमें हम लोगों ने एक चीज़ साफ साफ देखा कि प्लांट क्या कर रहा है, इंसेक्ट को अपने जाल में फंसा रहा है और उसको मार दे रहा है पूरी तरीके से। तो जो प्लांट इंसेक्ट को खाता है उस प्रकार के प्लांट को हम लोग बोल देते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सैप्रोट्रॉप्स। ये सैप्रोट्रॉप्स क्या होता है, चलिए इसके बारे में भी समझ लिया जाए। पहले तो इसमें हम लोग समझते हैं कि सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। समझिए, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको भोजन मिलता है सड़े हुए चीज़ों से, मरे हुए चीज़ों से, गले हुए चीज़ों से। इस प्रकार से यदि कोई प्लांट या फिर कोई एनिमल अपना भोजन प्राप्त करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फिर से समझाते हैं, समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब हुआ ऐसा प्लांट या फिर ऐसा एनिमल जो अपना भोजन कहाँ से लेगा, सड़े हुए चीज़ों से, गले हुए चीज़ों से, मरे हुए चीज़ों से। तो जो भी प्लांट या फिर एनिमल अपना भोजन सड़े हुए, गले हुए, मरे हुए चीज़ों से प्राप्त करता है, इस प्रकार के चीज़ को हम लोग बोल देते हैं सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसका ना एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल आपको हम देते हैं। कभी आप गांव जाओ, हालांकि शहर में तो बहुत कम देखने को मिलता है, गांव वाले इलाका में जहाँ पे थोड़ा सा गंदा वाला इलाका होता है ना, वहाँ पे मशरूम उग जाता है। देखा आपने, जैसे कहीं पे गंदा इलाका है, वहाँ पे गोबर फेंका हुआ है, बदबू मार रहा है, बहुत गंदा वो जगह हो चुका है, वहीं पे मशरूम उग जाता है। तो मशरूम वहाँ पे जो उगा, मशरूम एक तरीके का क्या है, प्लांट है। तो मशरूम क्या किया, अपना भोजन कहाँ से लिया, उसी गंदे वाले जगह से लिया। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोल देंगे। तो जो प्लांट, जो एनिमल बहुत ही गंदे जगह पर सड़े हुए, गले हुए, मरे हुए चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करके अपने आप को डेवलप करता है, इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा बोल सकते हैं मशरूम। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सैप्रोट्रॉप्स। तो इसमें दो चीज़ें, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है ये हम लोगों ने समझा। अब सैप्रोट्रॉप्स क्या होता है, देखो, प्लांट्स विच यूज सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। तो जो प्लांट अपना भोजन प्राप्त करेगा इस प्रकार के सड़े गले हुए चीज़ों से, उस प्लांट को हम लोग बोल देंगे सैप्रोट्रॉप्स। तो बताइए एक सैप्रोट्रॉप्स का एग्जाम्पल, मशरूम, सिंपल सा है कि नहीं। मतलब इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो प्लांट ऐसा करता है या फिर जो एनिमल ऐसा करता है उसको हम लोग बोल देंगे सैप्रोट्रॉप्स। एग्जाम्पल यदि आपसे बोले बताओ सैप्रोट्रॉप का, तो आप मशरूम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। एक और टॉपिक हमारा चैप्टर में बच रहा है, वो टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन दिस सॉइल, जिसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। हम लोग डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर के सबसे लास्ट वाले टॉपिक को। टॉपिक का नाम है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन दिस सॉइल। मतलब मिट्टी में किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स बार बार बनते रहते हैं, जिसका इस्तेमाल प्लांट करता है अपने भोजन को बनाने के लिए। जैसे कोई भी प्लांट उगता है तो मिट्टी में उगता है, उस प्लांट को मिनरल्स यदि कहीं से मिलता है तो मिट्टी से ही मिलता है। यहाँ पे सवाल ये बनता है कि सर यदि प्लांट लगातार मिट्टी से मिनरल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बावजूद मिट्टी में मिनरल्स कहाँ से आ रहा है लगातार, वही हम लोग इसमें देखेंगे कि लगातार मिट्टी में मिनरल्स आते कहाँ से हैं, और उस मिनरल्स का इस्तेमाल जब प्लांट कर ही रहे हैं तो वो मिनरल्स कभी ख़त्म क्यों नहीं हो रहे हैं। मिट्टी से ख़त्म इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि लगातार वो रिप्लेनिश हो रहे हैं। रिप्लेनिश का मतलब होता है कि मिट्टी में मौजूद मिनरल्स का इस्तेमाल प्लांट्स तो कर रहे हैं, उसके बाद तुरंत दोबारा मिनरल्स उसमें बन भी जा रहा है। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं रिप्लेनिश। रिप्लेनिश का मतलब हुआ ख़त्म हुआ फिर बना, ख़त्म हुआ फिर बना। तो इस पृथ्वी पे इतना सारा प्लांट है, हर प्लांट क्या इस्तेमाल कर रहा है, मिनरल्स इस्तेमाल कर रहे हैं मिट्टी से। तो मिनरल्स ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ख़त्म इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि लगातार मिनरल्स बन भी रहे हैं। ख़त्म हो रहा है तो लगातार बन भी रहा है। तो उसी को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। समझते हैं। पहला पॉइंट है फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटासियम, फॉस्फोरस एटसेट्रा। फर्टिलाइजर का मतलब हुआ सिंपल सा केमिकल जो कि हम लोग अपने खेतों में डालते हैं, और मैन्योर का मतलब हुआ एकदम नेचुरल खाद,
अब सवाल है कि सर ये नेचुरल खाद कैसे बनता है, समझिए। सपोज करिए कि आपके घर के पीछे एक गड्ढा है, उस गड्ढे में आप डालो पेड़ का पत्ता, पेड़ का टहनी, गाय का गोबर, घर के सब्जी का छिलका, मतलब ऐसे चीज़ें उस गड्ढे में डालो जो कि क्या हो सकता है, सड़ सकता है, गल सकता है। उसके बाद इसको आप 1 महीने 2 महीने के बाद निकालोगे तो ये बिल्कुल एक खाद का रूप ले चुका होता है, उसी को हम लोग कहते हैं मैन्योर। तो जो मैन्योर होता है ना वो बिल्कुल प्योर होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं होता है। लेकिन जो फर्टिलाइज़र होता है वो पूरा केमिकल ही होता है। इसमें 2 डिफरेंस भी है। फर्टिलाइज़र बनता कहाँ पे है, फैक्ट्री में, वो केमिकल होता है पूरा। लेकिन जो मैन्योर है ये कहाँ बना सकते हैं हम लोग, अपने घर पे भी बना सकते हैं, घर के पिछवाड़े में, है कि नहीं। मतलब घर के पिछवाड़े में जो जगह बचता है पीछे वाले इलाका में, गड्ढा खोदो, वहाँ पे आप गाय का गोबर डाल दो, घर का छिलका डाल दो, फिर से पेड़ का टहनी डाल दो, पेड़ का पत्ता डाल दो, उसको ढक दो 2-4 महीने के लिए, फिर उसको बाद में निकालोगे तो वो पूरा का पूरा खाद का रूप ले चुका होता है, और वो होता है नेचुरल खाद। मतलब कि पूरा का पूरा वो हो गया मैन्योर, उसको हम लोग मैन्योर कहते हैं। तो जो मैन्योर होता है या फिर जो फर्टिलाइज़र होता है, इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है, पोटासियम भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है, और ये सब का सब चीज़ प्लांट को चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। ठीक है, आगे। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनरिच द सॉइल। इस प्रकार का न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन हो गया, पोटासियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, इस प्रकार का न्यूट्रिएंट्स प्लांट को समय समय पर चाहिए ही होता है। यदि इस प्रकार का न्यूट्रिएंट्स प्लांट को समय समय पर नहीं मिलेगा तो प्लांट अपना भोजन सही तरीके से बना ही नहीं पाएगा। समझ में आ रही है बात, आगे बढ़ते हैं। जैसे कई बार ना हम लोग देखते हैं ना, जैसे सपोज करिए कि अच्छा एक बात और, जैसे हम लोग ये आम तौर पे देखते हैं कि आम के पेड़ में अक्सर हर साल आम बराबर मात्रा में नहीं आता है। किसी साल आम बहुत ज़्यादा आता है तो किसी साल आम बहुत कम भी आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस साल कम आया उस साल उसको न्यूट्रिएंट्स बहुत कम मिला, मतलब पोटासियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस उसको कम मिला होगा, इसीलिए आम कम आया। यदि ज़्यादा आ रहा है आम, इसका मतलब है कि उसको न्यूट्रिएंट्स भरपूर मिला है। ठीक है, आगे। तो कहने का मतलब यह है कि प्लांट्स को यदि न्यूट्रिएंट्स सही समय पर और सही मात्रा में मिलता रहेगा तो अपना भरपूर प्रोडक्शन देता रहेगा। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप द हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। यानी कि किसी भी प्रकार का आप प्लांट लगाओ, वो प्लांट बहुत अच्छा आपको फसल देगा, बस ज़रूरी यह है कि उसको समय समय पर न्यूट्रिएंट्स आप देते रहिए, मतलब खाद वगैरह, मैन्योर वगैरह आप देते रहिए, वो बहुत अच्छा फसल आपको देगा। यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम्स डिफिसिट इन नाइट्रोजन। देखो, प्लांट अपना जब प्रोटीन बनाता है, यानी कि जब प्लांट अपना भोजन बनाता है तो उसको नाइट्रोजन भारी मात्रा में चाहिए होता है। मतलब प्लांट को भोजन बनाने के लिए नाइट्रोजन बहुत चाहिए होता है। लेकिन जब एक बार प्लांट ग्रो कर जाता है, प्लांट को हम लोग काट देते हैं तो नाइट्रोजन का कमी हो जाता है। फिर तो ज़रूरी क्या है, ज़रूरी यह है कि जितना नाइट्रोजन खत्म हुआ है उतना ही नाइट्रोजन दोबारा उस प्लांट को मिल जाना चाहिए, तभी वो अगले साल भी अच्छी तरीके से फसल दे पाएगा, है ना। आगे, नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम लोगों ने पहले वाले क्लास में भी डिस्कस किया था कि प्लांट कभी भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं करता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। एक बार फिर से बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बात ध्यान रखिएगा कि प्लांट को अपना भोजन बनाने के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल बहुत करना पड़ता है, ठीक है। और जब एक बार फसल कट जाता है तो नाइट्रोजन का क्या हो जाता है, प्लांट को कमी हो जाता है। एक बात इसमें हमने आपको और बताया था कि प्लांट कभी भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल सीधा सीधा नहीं करता है, डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करता है। अब इस पूरे कहानी को एक बार समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म। चलिए दोबारा हम लोग आते हैं कि आखिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि प्लांट कभी भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल सीधा सीधा इन्वायरमेंट से नहीं करता है, वो किस रूप में करता है, सोल्यूबल फॉर्म में। सोल्यूबल फॉर्म का मतलब हुआ कि मिट्टी में प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पहले इस्तेमाल करता है नाइट्रोजन का, फिर उस नाइट्रोजन को बैक्टीरिया क्या करता है, सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब हुआ कि उसको इस रूप में बना देता है कि वो पानी में इजीली घुल जाता है। और जब पानी प्लांट के बॉडी के अंदर जाता है तो प्लांट के बॉडी के अंदर पानी जब जा रहा होता है तो साथ साथ
नाइट्रोजन भी जा रहा होता है। इस तरीके से प्लांट नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है। उसके बाद द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम। अच्छा, यहाँ पे वो बैक्टीरिया का नाम भी आ गया, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाएगा। तो वो जो बैक्टीरिया है जो कि पहले नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है फिर उसको कन्वर्ट करता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? राइजोबियम है। कई बार ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने में कौन सा बैक्टीरिया मदद करता है? राइजोबियम करता है, ठीक है, ध्यान रहे। तो द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म। तो राइजोबियम बैक्टीरिया, मतलब राइजोबियम क्या है? एक बैक्टीरिया का टाइप है। देखिए बैक्टीरिया ना बहुत प्रकार के होते हैं, उसी सारे प्रकार में से बैक्टीरिया का एक टाइप का नाम क्या है? राइजोबियम है। तो राइजोबियम प्रेजेंट कहाँ होते हैं? प्लांट के जड़ में, जड़ मतलब मिट्टी में। और वो राइजोबियम नाइट्रोजन को पहले इस्तेमाल करता है, फिर उस नाइट्रोजन को वो सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब हुआ कि उसको ऐसा बना देता है कि वो इजिली पानी में नाइट्रोजन घुल सके। और जब प्लांट के बॉडी के अंदर एक बार वाटर जाता है तो साथ साथ नाइट्रोजन भी चला जाता है, ठीक है। इस तरीके से प्लांट अपना नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर लेता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। ध्यान रहे, मिट्टी में प्रेजेंट कौन है नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने के लिए? राइजोबियम है। राइजोबियम क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, बैक्टीरिया है मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो राइजोबियम को भी तो भोजन चाहिए होगा, लेकिन राइजोबियम अपना भोजन अपने से नहीं बनाता है। समझिएगा ध्यान से, मतलब ये हुआ कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग है। राइजोबियम अपना भोजन नहीं बनाता है, बल्कि वो बस वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है, ठीक है। आगे, सो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ स्टीम roots of gram, peas, moong, beans and other legumes and provides them with nitrogen। अब समझिए यहाँ पे ध्यान से, राइजोबियम प्रेजेंट होता है प्लांट के जड़ों में, ठीक है। यहाँ पे राइजोबियम का मदद आप काम समझिए पहले। यहाँ पे ना राइजोबियम और प्लांट दोनों मिलके काम करते हैं। कैसे करते हैं मिलके काम, इसको थोड़ा समझिए। प्लांट को क्या चाहिए बताइए? एक दो पॉइंट और पढ़ते हैं फिर आपको समझ में आएगा पूरा। मोस्ट ऑफ द पल्सेस यानी कि दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लेज्यूमिनस प्लांट्स। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, दस दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब समझिए पूरा कहानी इसमें होता क्या है। देखो, प्लांट को अपना भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए बताइए? नाइट्रोजन। वो नाइट्रोजन उसको कौन दे रहा है? राइजोबियम दे रहा है। बदले में राइजोबियम मांगता है प्लांट से थोड़ा सा भोजन, रहने के लिए जगह, दो चीज़ मांगता है। मतलब राइजोबियम बोलता है प्लांट से कि यार तुमको भोजन बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, वो हम कन्वर्ट करके तुमको दे देंगे, क्योंकि तुम तो सीधा सीधा इस्तेमाल कर नहीं पाओगे, तो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके हम तुमको दे देंगे। लेकिन राइजोबियम बोलता है कि बदले में हमको दो चीज़ चाहिए। क्या चाहिए? पहला चीज़, रहने के लिए हमको जगह चाहिए, वो भी कहाँ पे? तुम्हारे जड़ में, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हम अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, तो भोजन भी हमको थोड़ा सा तुमसे चाहिए। तो प्लांट बोलता है यार ठीक है कोई बात नहीं, तुम हमको नाइट्रोजन कन्वर्ट करके दे रहे हो, तो बदले में हम तुमको थोड़ा सा रहने के लिए जगह और थोड़ा सा भोजन दे देंगे। तो दोनों खुश, प्लांट भी खुश है और राइजोबियम भी खुश है। तो इस प्रकार के रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो अब यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, तो आप बताइएगा कि राइजोबियम जो कि एक बैक्टीरिया है, वो प्लांट के जड़ में रह के प्लांट को नाइट्रोजन कन्वर्ट करके देता है। बदले में प्लांट क्या करता है? प्लांट क्या देता है राइजोबियम को? दो चीज़ देता है, रहने के लिए जगह और खाने के लिए भोजन। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है कि नहीं बताओ? बिल्कुल डिपेंड है। तो ये दोनों के रिलेशनशिप को, इस दोनों के संबंध को हम लोग बोल देते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फार्मर्स डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स इन द सॉइल इन विच लेज्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। लेज्यूमिनस प्लांट्स का सिंपल सा मतलब होता है, ज़्यादातर लेज्यूमिनस प्लांट्स का मतलब होता है जिसमें कि बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो ज़्यादातर किसान अपने खेतों में नाइट्रोजन नहीं डालते हैं। पता है क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन तो उनको पहले से ही मिल जा रहा है एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78% है। क्या उसको खेत में नाइट्रोजन डालने की ज़रूरत है? नहीं। अब किसान अपने खेतों में बहुत कुछ डालते हैं, लेकिन नाइट्रोजन बहुत कम डालते हैं।
खाद के रूप में नाइट्रोजन बहुत कम डालते हैं, क्योंकि उनको पता है नाइट्रोजन पहले ही से उनको मिल जाएगा बैक्टीरिया के थ्रू। तो वो क्या डालते हैं फिर, पोटासियम डालते हैं, फॉस्फोरस डालते हैं, ये सब डालते हैं, लेकिन नाइट्रोजन वो लोग बहुत ही कम डालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा चैप्टर खत्म होता है। ये हमारा साइंस का फर्स्ट चैप्टर था। इस चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट आप लोगों को, चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।